हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस पर बात करने वाले हैं। इनको सिलेबस भी बोल सकते हैं और एक तरह से केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ है। इसमें जितने सारे प्रश्न आपकी एग्जाम में आते हैं वो सारे प्रश्न को हमने यहाँ कलेक्ट कर दिया है, ताकि एक महीने जो एग्जाम बचा है उसमें इन सब का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। आज हम लोग जो क्लास ले रहे हैं ये बीएससी फाइनल ईयर वाले बच्चे लोग के लिए एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो एग्जाम में हमेशा आने के चांसेस रहते हैं, उन प्रश्न को आज हमने लिया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन का पैटर्न है आज कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं। जैसे यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक का पहले हम लोग लेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक का, फिर हम लोग फिजिकल का। तो ये करीबन 50-55 के बीच में क्वेश्चन है। इतना प्रश्न अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आसानी से आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। देखिए हमारा कुछ क्वेश्चन है और ये दूसरी खासियत है कि ये यूनिट वाइज से है ना। तो ये यूनिट फर्स्ट से कितना प्रश्न हमने लिया है, 8 प्रश्न। ठीक है, जैसे ये है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं लिखिए, पहला क्वेश्चन है। ये हर बार एग्जाम में आते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के प्रमुख बिंदु और सीमाओं का वर्णन करो, अर्थात CFT को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है ना के अनुसार अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय डी कक्षकों में स्प्लिटिंग है ना विपाटन को समझाइए। जॉन टेलर प्रभाव को समझाइए। आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के आधार पर लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या करिए। थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी क्या होती है, उनको इफेक्ट करने वाले कौन कौन फैक्टर हो सकते हैं, वो एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांस प्रभाव क्या होते हैं, ट्रांस इफेक्ट क्या होते हैं समझाइए। किलेट प्रभाव बहुत बार एग्जाम में आए हैं और उनके साथ मैंने एक क्वेश्चन और ऐड करा, टेम्पलेट इफेक्ट को समझाइए। ये हमारा एक यूनिट का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा यूनिट से है हमारे पास लव चुंबकीय और चुंबकीय सुग्राहिता को समझाइए। चुंबकीय सुग्राहिता मापन की गाय विधि को वर्णन करिए, है ना। अगला है चुंबकीय सुग्राहिता मापन की क्यूरी विधि को वर्णन करिए, क्यूरी नियम को समझाइए। अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन एलएस युग्मन है ना, इनको कपलिंग कहते हैं, एलएस कपलिंग क्या होती है व्याख्या करिए। इस तरह से यहाँ पर टोटल 13 प्रश्न हमारे पास हो गए। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले हम लोग आगे पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होते हैं उनका विवरण दीजिए। डी संक्रमण के लिए वर्ण जो नियम होते हैं उनको व्याख्या करिए। आर्गल डायग्राम जो होते हैं उनको समझाइए। अगला क्वेश्चन है रासायनिक वर्ण क्रम को समझाइए। तनाबे सुगानो डायग्राम जो होते हैं उनको समझाइए। ये हमारा 2 यूनिट कंप्लीट हो गया। तीसरा यूनिट है कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं समझाइए। 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या होते हैं उदाहरण से ही समझाइए। मोनोन्यूक्लियर धातु कार्बोनिल बनाने की विधि का वर्णन करिए। क्रोमियम कार्बोनिल की संरचना को समझाइए। निकिल कार्बोनिल की संरचना को समझाइए, विधि को समझाइए। कार्बोनिल क्या होते हैं, जब कार्बन से ऑक्सीजन जुड़े होते हैं तब उनको हम लोग कार्बोनिल कहते हैं, है ना। अगला है धातु कार्बोनिल बंध की प्रकृति को समझाइए। और अगला क्वेश्चन है एथिनिलिक धातु संकुल यौगिक को समझाइए। सममांगी हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं समझाइए। जिगलर नाटा उत्प्रेरक को समझाइए। अगला हमारे पास यूनिट है 4 नंबर यूनिट, जैविक प्रक्रिया में आवश्यक तत्वों का वर्णन करो। जैसे हमारे बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस इनकी जरूरत होती है, उनको समझाना है। सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत क्यों होती है उनको व्याख्या करिए। सोडियम धातु पोरफायरिन किसे कहते हैं समझाइए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चौथा यूनिट का हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, 31 नंबर क्वेश्चन है 31, हीमोग्लोबिन की संरचना को समझाइए। अथवा इसका क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन की जैविक क्रिया का वर्णन करिए। मायोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। नाइट्रोजिनेज एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन स्थायीकरण को समझाइए। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र को समझाइए। Mg2+ आयन, कैल्शियम 2+ आयन के जैविक महत्व को समझाइए, है ना। ये हमारे दांत में पाए जाते हैं, हमारे हड्डी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके जैविक महत्व को समझाना है। यूनिट नंबर 5वां है कठोर और मृदु अम्ल क्षार। ठीक है, मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उनको समझाना है। यहाँ पर लिख भी दिया गया है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस को समझाइए। पियर्सन नियम से क्या समझते हैं वर्णन करिए। सहजीविता से क्या समझते हैं वर्णन करिए। आयन Agi2- आयन स्थायी होते हैं जबकि Ag F2- आयन अस्थायी होते हैं, क्यों।
अकार्बनिक बहुलक क्या होते हैं, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, विधि को समझाइए। सिलिकॉन बहुलक का वर्गीकरण कीजिए। फास्फेजीन्स किसे कहते हैं समझाइए। ट्राइफास्फेजीन्स में बंधन की प्रकृति क्या होती है उनको समझाने के लिए बोला है। फास्फेजीन्स बनाने की विधि, गुण और उनका उपयोग को लिखो। ठीक है, इस तरह से ये 5 यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। ये इनऑर्गेनिक का हमारा पार्ट हो गया। आप चाहेंगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑर्गेनिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिक है और बहुत ही बेहतरीन है। आपको कुछ चीजें जो आपको सेलेक्ट करके पढ़ लेनी है, उससे क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। जैसे चक्रीय यौगिक का बात करें, कोई बेंजीन रिंग हो गया, तो वहां पर रिंग में जो कार्बन रहेंगे उनको हटा के अगर कोई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर आ जाते हैं तो उनको विषम चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। फ्यूरेंस की संरचना और एरोमेटिक गुण को दर्शाने के लिए हम बोल रहे हैं। पायरोल के क्षारीय स्वभाव को समझाइए। फिशर इंडोल संश्लेषण को समझाइए, है ना। और पिरिडिन के साथ आपको मेथाइल आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, NH2 हाइड्रोक्साइड से क्रिया कैसे होती है उनको समझाने के लिए बोला गया है। क्यूनेलिन के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, KMnO4 के साथ और सोडियम एमाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। इस स्क्राफ संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन को समझाइए। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, जो NO2 प्लस चार्ज वाला, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हाइलोजनीकरण, ये तीनों हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट भी आते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे। कुछ यहाँ चीजें और है, जैसे कि पिरिडीन में और क्या क्या रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ कुछ को लिखा है, और बाकी आप ऑर्गेनिक में सबको बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं, जैसे यहाँ क्यूनेलिन के साथ और कोई दूसरा और रिएक्शन करवा सकते हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये यूनिट नंबर दूसरा से हर बार एग्जाम में आया है। ग्रीक नाड़ अभिक्रिया, है ना, ग्रीक नाड़ अभिकर्मक, ग्रीक नाड़ रीजन की संरचना कैसी होती है, बनाने का विधि, है ना, उनको यहाँ पर पूछा गया है। ग्रीक नाड़ अभिकर्मक से कैसे बनाओगे, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एथिल कीटोन, एसिटेल्डिहाइड, एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल कैसे बनाओगे। ग्रीक नाड़ का सूत्र होता है RMgX होता है, R होता है, Mg होता है और होता है X। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे बनाएंगे सभी को, यहां पर एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में है। ठीक है, फ्रैकलैंड अभिकर्मक क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रिफॉर्मेटैक्स की अभिक्रिया को समझाइए। क्लेजेन संघनन को समझाइए। कीटो इनॉल चलावयता को समझाइए। इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर यूनिट नंबर 2 का यहाँ पर 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 2 तक अभी 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए और देखते हैं हम लोग आगे, इनका और क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, एसिटो एसिटिक एस्टर से निम्न को कैसे बनाएंगे। जैसे सक्सिनिक अम्ल है, एफिटोन है और प्रोपियोनिक अम्ल है। 15 क्वेश्चन है, मैलोनिक एस्टर से कैसे बनाओगे आप। बारब्यूटेरिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, मैलोनिक यूरिया। ठीक है, नोट यहाँ पर मैंने लिखा है, और अन्य प्रकार के जो अभिक्रिया इसमें रिलेटेड उनसे आप जरूर पढ़ें। ठीक है, सबको मैंने लिख नहीं पाया तो यहाँ आप जरूर लिखें। यहाँ मैंने लिख दिया है कि और कुछ कुछ जो रिएक्शन है इससे रिलेटेड उनको आप जरूर पढ़ लीजिए। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास, ये अ और ब 2 पार्ट में बटे रहते हैं। ठीक है, देखिए किलियानी संश्लेषण को समझाइए। 17 क्वेश्चन है, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन कैसे करेंगे। एपीमरीकरण से क्या समझते हैं। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या होते हैं समझाइए। निम्न एल्डोज से उच्च एल्डोज कैसे बनाओगे। निम्न को समझाइए, जैसे राइबोज है उनको एक्सप्लेन करना है, सुक्रोज को, माल्टोज को। ठीक है, वेरी वेरी IMP जो हर बार एग्जाम में आए हैं, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को समझाइए। ओसाजोन निर्माण की क्रियाविधि हर बार एग्जाम में आए हैं, आप इनको जरूर पढ़िए। IMP मैंने लिख दिया है दोनों क्वेश्चन के लिए। इरिथ्रोथ्रियो को समझाइए, जैसे सीस और ट्रांस होता है वैसे। प्रोटीन क्या होते हैं, इनका 3 टेस्ट हमने लैब में करके बताया है, आप जरूर देखिएगा वीडियो को, और वीडियो हमने डाला है प्रोटीन टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये प्रोटीन क्या चीज होती हैं उनको पहले लिखना है, उनके बाद उनका टेस्ट है। अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या होते हैं समझाइए। अमीनो अम्ल क्या होते हैं वर्गीकरण करिए। पेप्टाइड के संश्लेषण को समझाइए। प्रोटीन का वर्गीकरण करिए।
प्रोटीन की संरचना को विस्तार से क्या करिए, समझाइए। इस तरह से ये 30 प्रश्न हमारा कंप्लीट होते हैं। चलिए अब 31 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, समझाइए। आप जानते हैं आपके बॉडी में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, उनको बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया उसी क्वेश्चन को, डीएनए तथा आरएनए को समझाइए। डीएनए की डबल हेलिक्स आपने बायोलॉजी में पढ़ा है ना, वाटसन क्रिक का मॉडल, उनको समझाइए। डीएनए आरएनए में अंतर को लिखिए, और डबल हेलिक्स मॉडल के साथ में वाटसन और क्रिक का मॉडल आप जरूर पढ़ें। यूनिट नंबर 4 है हमारे पास, योगात्मक बहुलीकरण को समझाइए। जिगलर नाटा बहुलीकरण को समझाइए। प्राकृतिक और फंफ्लेफन रबर से क्या समझते हैं। संघनन बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं। मैं हर बार प्रश्न नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। फिनॉल फार्मेल्डिहाइड तथा यूरिया फार्मेल्डिहाइड रेजिन को समझाइए। टेफ्लॉन क्या होते हैं, विधि और उपयोग को लिखिए। जैसे पेंट वगैरह हुए रहते हैं ना कार में, गाड़ी में, उनके लिए। बेकेलाइट क्या होते हैं, वर्णन करिए। और मेलामाइन बहुलक को समझाइए। रंजक को कहते हैं डाइन, मतलब जो रंगने का काम आते हैं, उनके बारे में यहाँ लिखना है वर्गीकरण करने के लिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, क्रिस्टल वायलेट, मेलेकाइट ग्रीन, है ना, और फ्लोरिन्स, कांगोरेड, एलिजारिन और फिनाप्थेलिन, ये हर बार इसमें से पक्का एग्जाम में फंसते हैं, बेकेलाइट आते हैं एग्जाम में। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न जो मैंने आपके लिए निकाला है आप बिल्कुल ना छोड़िएगा, पक्का इसमें एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। डिंगो रंजक को समझाइए। और यहाँ लिखा है वर्णोत्कर्षी विस्थापन तथा, है ना, वर्णापकर्षी विस्थापन, अर्थात इनको नीला विस्थापन कहते हैं, इनको लाल विस्थापन भी कहते हैं। इंग्लिश में नाम आप याद रखेंगे, बैथोक्रोमिक इफेक्ट और हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। इस तरह से ये 4 यूनिट कितना प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। ऑर्गेनिक में ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, छोटा रहता है। आप इनको जा करके अच्छे से कर लीजिएगा, पक्का एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिट नंबर 5 से कुछ प्रश्न हमने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के फिंगरप्रिंट के क्षेत्र के बारे में आपको समझाना है। जैसे किसी ने किसी का कुछ मर्डर कर दिया तो कुछ सबूत छोड़ जाते हैं ना, जैसे उनका बाल मिल गया, आपने CID में देखा होगा, तो वो फिंगरप्रिंट के मदद से, जैसे हाथ पर जो चिन्ह लग जाते हैं उनके मदद से कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम यहाँ आएगा, उनको पूरा यहाँ डिटेल दिया गया है। बियर लैम्बर्ट लॉ जो आपके प्रैक्टिकल में भी है ना, वो प्रश्न को आपको लिखना है। अवरक्त स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, उपयोग को लिखो। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, समझाइए। वर्णमूलक और वर्णबंधक से क्या समझते, समझाइए। इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना पर टिप्पणी लिखिए, आपके इनऑर्गेनिक में भी है ना, इनको आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना जो आपका होता है ना, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, उनको ये हर बार एग्जाम में आता है, मैं चिन्ह लगा देता हूँ। वुडवर्ड फिजर रूल पक्का आएगा एग्जाम में। ठीक है, तनन और बंकन बिल्कुल आने के लायक प्रश्न है ये। बंकन तनन कंपन कैसे होते हैं उनको हमने पढ़ा भी दिया है, आप वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। रासायनिक विस्थापन को समझाइए। NMR में TMF ट्राइमेथिलसिलेन को संदर्भ यौगिक के रूप में लेते हैं, उनका उपयोग बताना है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है इनका पूरा नाम। NMR सिद्धांत की क्या करिए, व्याख्या करिए, है ना। और ये होता है हमारे पास PMR। ठीक है, PMR क्या होते हैं उनको समझाइए। यहाँ पर एथिल एल्कोहल के लिए, एथिल ब्रोमाइड में, है ना, और PMR की क्या करिए, व्याख्या करिए। ये प्रश्न आते एग्जाम में, देख लीजिएगा। कार्बन 13 NMR पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न है। एसिटाल्डिहाइड टाल्विन में NMR की क्या करिए, व्याख्या करिए। सिग्नल अलग अलग निकालने के लिए यहाँ दिया गया है ना। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन अच्छा है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, इनको आप देखिएगा। निम्न पर टिप्पणी लिखो। सिग्नलों का विपाटन तथा स्पिन युग्मन स्थिरांक, अगला प्रश्न है इसी का। परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रभाव को समझाइए। इनको कहते हैं शिल्डिंग और डिशिल्डिंग इफेक्ट को समझाना है। इस तरह से फ्रेंड हमने यहाँ पर 61 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ये 5 यूनिट हमारा ऑर्गेनिक का खत्म हो गया। अब हमारे पास एक पार्ट और बचा रह गया। इस पार्ट का नाम है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमने 2 पार्ट देख लिया तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी आप जरूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना प्रश्न अगर 60 प्रश्न अगर हर पेपर से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा। 1 महीना में इसी सभी प्रश्न को अगर कलेक्ट करके आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं।
ब्लैक बॉडी विकिरण का महत्व को समझाइए। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, बीएससी फाइनल ईयर का, यूनिट नंबर पहला। प्लांक विकिरण नियम को समझाइए। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को समझाइए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं? जैसे कोई प्रकाश होते हैं, कोई धातु पर पड़ रहे हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने लगते हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के बाद जो प्रक्रिया हो रही है उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। काप्टन प्रभाव को समझाइए। प्रकाश की डबल जो नेचर होती है, अर्थात डी ब्रागली समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे प्रकाश होते हैं वो कण की तरह भी व्यवहार करते हैं और तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं ना। उनको ये प्रश्न को बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है, समीकरण निकालने के लिए आप जरूर देखिएगा। श्रोडिंजर समीकरण हर बार एग्जाम में आए हैं, आप इनको जरूर देखिएगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उन्होंने ये कहा कि जब गति ज्ञात होती है ना तो उनकी स्थिति पता नहीं चलती है, और जब स्थिति ज्ञात हो जाती है तो उनकी गति पता नहीं चलती है। तो ये दोनों को एक साथ डिटरमाइन करना मुश्किल होती है। इन्हीं को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। यूनिट नंबर दूसरा है एमओटी कहते हैं, है ना, मतलब अणु कक्षक सिद्धांत को समझाइए, है ना। इनमें और आगे कुछ और दिया गया है इसमें समझाने के लिए एग्जाम्पल, उनको भी आप देख लीजिए। ये देखिए हमारे पास LCAO, ऐसे शॉर्ट में भी पूछ देते हैं, विधि से H2 अणु का बनना, है ना। कैसे बनते हैं उनको समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला है संकरण। तो आपने पढ़ा है, लेकिन ये संकरण फिजिकल केमिस्ट्री का है, थोड़ा सा टर्म्स जो है उनको आप लोग देखिएगा, थोड़ा इनके भाषा में दिया है। इनकी आवश्यकता और शर्त को प्रकाश डालिए। sp sp2 sp3 संकरित ऑर्बिटलों के लिए तरंग फलन के गुणांक कैसे प्राप्त होते हैं उनको आपको ज्ञात करना है। संयोजकता बंध सिद्धांत, मतलब इनको कहते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से H2 अणु कैसे बनते हैं उनको समझाना है। संयोजकता बंध जो विधि है और उनके आणविक ऑर्बिटल विधि की तुलना करिए। हकल का नियम, हकल का आणविक कक्षक सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ऑर्गेनिक का हकल नियम अलग है, इसमें का अलग है, ठीक है, आप देखिएगा। क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत की सहायता से sp3 परमाणु कक्षकों के परमाणु कक्षक गुणांक की क्या करिए, गणना करिए। इस तरह से फिजिकल का ये यूनिट नंबर 2 से यहाँ तक 15 प्रश्न तक कंप्लीट होता है। यहाँ 7 प्रश्न है, यहाँ भी हमारे पास कितना है, 8 है। टोटल मिला के आप देख लीजिएगा, यहाँ 15 प्रश्न हो गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, देखिए यूनिट नंबर 3 से चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं समझाइए, है ना। HCl और CO, है ना, घूर्णन वर्णक्रम देते हैं जबकि N2 और Cl2 नहीं देते हैं, ऐसा क्यों, कारण पूछा गया। द्विपरमाणु अणु का बंध दूरी घूर्णन स्पेक्ट्रा की सहायता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इनको पूछा गया। रमन प्रभाव क्या होते हैं समझाइए। रमन स्पेक्ट्रा के अनुप्रयोग लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम के विभिन्न प्रकारों के संक्रमण कैसे होते हैं उनके विवेचना करना है। फ्रैक खंडन सिद्धांत पर टिप्पणी लिखना है। द्विक परमाणु अणु के विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा का क्या करिए, वर्णन करिए। कुछ प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रमन स्पेक्ट्रा से हर बार एग्जाम में लेते हैं, आप छोड़िएगा नहीं। यूनिट नंबर 4 है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता को समझाइए, है ना। ओस्टवार्ड का तन्वता नियम एग्जाम में आए हैं, आप देखिएगा जरूर, आते हैं एग्जाम में। कोलरास का नियम समझाइए। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए डी वाई हुकेल सिद्धांत को समझाइए। किसी आयन के अभिगमनांक का क्या अर्थ है, इसका निर्धारण हीटार्थ विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, इनको पूछा गया है। अभिगमनांक निर्धारण की गतिमान सीमा विधि का क्या करिए, वर्णन करिए। इस तरह से हमारा यहाँ 29 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलिए अगले हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये 30 नंबर का जो प्रश्न है, चालकता मापी अनुमान पर टिप्पणी लिखिए। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की चालकता मापी कैसे ज्ञात करेंगे, उनको पूछा गया है। यूनिट नंबर 5 है, जो लास्ट यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री का। ये हर बार एग्जाम में आए हैं, बिल्कुल ना छोड़िएगा, मैं गारंटी देता हूँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रोड विभव पर नरनस्ट समीकरण या उनका सिद्धांत क्या होता है उनको समझाने के लिए पूछा गया है। विलयन तथा प्रसरण दाब इसे किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं उनको पूछा है। मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, क्या होता है उनको, इनको SHE भी बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आपने 12th में पढ़ा है वही है। कैलोमल इलेक्ट्रोड की क्रिया विधि, उनका मैकेनिज्म को पूछा गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होते हैं उनको पूछा गया है, बहुत अच्छा है। एकल इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। सांद्रण सेल को स्पष्ट करिए। और संक्षारण, जंग लगना, कैसे जंग लगते हैं
कारण है, बचने के उपाय है, ये सभी प्रश्न आते हैं। अम्लीय तथा क्षारीय बफर विलयन को समझाइए। और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड 40 नंबर में, अभिगमन रहित सांद्रता सेल के लिए EMF मान क्या होते हैं उनको ज्ञात करने के लिए दिया गया है। इस तरह से फ्रेंड हमने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ 40 प्रश्न हमने लिख दिया है। हर यूनिट से 7-8 प्रश्न मैंने निकाल के रख दिया है जो एग्जाम के हर एक किसी भी बेस पर आते ही आते हैं। तो इस तरह से प्रश्न को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। करीबन 50 या 60 प्रश्न भी अगर 5-6 यूनिट से अगर तैयारी करते हैं आप जरूर आप अच्छे एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे, है ना। बहुत बच्चे पूछते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए जाए, तो मैंने आप सबके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाल दिया। वीडियो के लास्ट तक आप देखिएगा, मैंने आपको बढ़िया इनको पढ़ के भी बता दिया कि किस तरह से एग्जाम में आते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें अ ब करके 2-2 प्रश्न दिया गए रहते हैं, हमारे परीक्षा बोर्ड या जो भी हमारे पास बुक्स में दिए रहते हैं अ ब करके। तो वहाँ पर एक पोर्शन को कम से कम अच्छे कर लीजिएगा, दूसरा पोर्शन आपका एग्जाम में अथवा में आते हैं। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।